नमस्ते, मैं छाया श्रीवास्तव आप सबका अपने चैनल कहानियों का कारवां में स्वागत करती हूँ। मैं कहानियां सुनाती हूँ, कुछ अपनी लिखी कहानियां, कुछ हवाओं में तैरती कहानियां। आपको मेरा चैनल पसंद आए तो प्लीज लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, आज मैं आपको रामलाल जी की कहानी कब्र सुनाने जा रही हूँ। मैं पूरे सफर में सो नहीं सका था। सफर बहुत लंबा था और थका देने वाला भी। ऐसा महसूस हो रहा था कि ये सफर कुछ रातों और दिनों का नहीं है, कई युगों का है। मेरे शरीर के जोड़ जोड़ से जो दर्द उठ रहा था वह सदा सदा साथ रहेगा। मेरी आंखों में जो कांटे घुसे हुए थे वे मुझे जीवन भर चैन से नहीं सोने देंगे और मैं हमेशा इसी तरह घूमता रहूंगा, एक शहर से दूसरे शहर। उस दिन मैं जबलपुर से आ रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी बिल्किस और 3 बच्चे हामिद, नजमा और नसरीन भी थे। एक गाड़ी हमने इलाहाबाद में बदली थी। ये गाड़ी हमें लखनऊ ले जा रही थी। लखनऊ से हमें एक और गाड़ी में बैठकर इकबालपुर जाना था। इकबालपुर जाना मैंने कभी पसंद नहीं किया था। जब से मैंने शादी की थी वहां केवल 2 ही बार पहले गया था, वह भी बिल्किस के अनुरोध पर, क्योंकि वह वहां की रहने वाली थी। वे हर वर्ष वहां कुछ दिन बिता आती थी। मैं आपको जबलपुर के संबंध में भी कुछ बता दूं। वहां मैं 18 साल से रह रहा था। ट्रांसपोर्ट विभाग में अच्छी खासी तनख्वाह पर मुलाजिम था और एक बहुत खूबसूरत और आरामदायक मकान का मालिक था, जो मेरी वर्षों से बचा बचा कर रखी हुई कमाई का प्रतिफल था। ऐसा फल जिसे पाकर किसी भी आदमी की बीवी अपने पति पर सचमुच गर्व कर सकती है। परंतु बिल्किस को इस मकान का आराम और सुंदरता कभी पसंद नहीं आई। उसने मेरी किसी भी सुंदर वस्तु को कभी प्रशंसा की नजर से नहीं देखा। मुझे मित्रों को खाने पर आमंत्रित करना अच्छा लगता है, जिसके लिए वो नाक पर चढ़ा लेती है। मैं ब्रिज का शौकीन हूँ। उसने इस खेल का क ख भी जानना पसंद नहीं किया। फिर भी मैंने उसे असीम मोहब्बत की है। बीते 12 वर्षों में जब से वे मेरे घर का श्रृंगार बनकर आई है, मेरी मोहब्बत में जरा भी कमी नहीं आई। इस कारण कभी उस पर गुस्सा नहीं हुआ हूँ। उसने मेरे खूबसूरत घर को पसंद क्यों नहीं किया कि वे मेरे घर में खुद को अजनबी क्यों समझती रही है। मैं उससे इसलिए भी पसंद रहा हूँ कि उसने मुझे अत्यंत सुंदर और शरारती बच्चे दिए हैं, जिन्हें देखकर मैं अपना हर दुख भूल जाता हूँ, हर अभाव भूल जाता हूँ। मेरे मन में किसी के खिलाफ कोई शिकायत शेष नहीं रह जाती। बिल्किस ने जब कभी मुस्कुराकर मेरी ओर देखा, मेरे अंदर जीने की ललक और बढ़ गई है। लेकिन मैंने कभी कभी बिल्किस की आंखों में किसी ऐसे दुख को भी करवटें लेते देखा है जिससे मुझे स्वयं अपना संसार उलटता हुआ अनुभव हुआ है। कभी कभी तो मुझे बेहद अकेलेपन का भी एहसास हुआ है। लेकिन जब हामिद, नजमा और नसरीन अपनी मासूम मुस्कुराहटों से मेरी ओर लपक कर आते हैं और जब बिल्किस मुझे मेरे असीम निराश क्षणों में कंधे से छूकर पूछती है, खालिद क्या बात है, तुम खोए हुए क्यों हो, तो मैं उस समय जैसे इस संसार में लौट लौट कर आ जाता हूँ। उस समय मेरे मन और मस्तिष्क पर से अकेलेपन और उदासी के बादल बिखर बिखर जाते हैं। जिस रात हम इलाहाबाद से लखनऊ जा रहे थे वह रात बहुत ठंडी थी। इतनी ठंडी कि उसे पूरी तरह बयान करने के लिए मुझे शायरी करनी पड़ेगी। लेकिन शायरी मेरी बस का रोग नहीं है। इतना समझ लीजिए कि जनवरी का आरंभ हो चुका था और पिछले 2 दिनों से एक जोरदार शीत लहर चल रही थी। हमारे पास पूरा बिस्तर भी नहीं था, बस 2 कंबल थे जो हम अफरा तफरी की हालत में उठा लाए थे। एक कंबल में हामिद और नजमा सो रहे थे, दूसरे में बिल्किस और नसरीन। मैं अपने ओवरकोट में एक बंद खिड़की के साथ कमर टिकाए गुब्बारे खातिर पड़ रहा था। अकेले रह जाने वालों और अकेलापन पसंद करने वालों का साथ पुस्तकें ही दिया करती हैं। पुस्तकों के अलावा सिगरेट भी बहुत पिए थे। मैं बहुत ज्यादा सिगरेट नहीं पिया करता, परंतु उस रात सिगरेट पीने में मुझे एक अजीब सा सुख मिल रहा था। पढ़ते पढ़ते और सिगरेट पीते पीते मुझे इकबालपुर याद आ रहा था। इकबालपुर हमारे सफर की मंजिल थी, लेकिन वहां मैं अपनी खुशी से नहीं जा रहा था, बल्कि बेमन से जा रहा था। आज तक वहां जाने से इनकार किया था। आपको बताया ना कि वहां हर साल बिल्किस अकेले ही जाती थी, लेकिन इस बार मैं इनकार नहीं कर सका था।
उसने जबलपुर छोड़ते समय मेरे सामने इकबालपुर जाने का सुझाव रखा तो मैं झटपट राजी हो गया। लेकिन उस समय वह किसी दूसरे शांत स्थान का नाम लेती तो वहां चलने को भी तैयार हो सकता था। मैं हर ऐसे स्थान पर जाने के लिए तैयार था जहां पहुंचकर मेरे सहमे हुए बच्चों की आंखों में वे पहले सी प्रसन्नता और चमक लौट आने की संभावना हो सकती थी। इकबालपुर में हमारा कोई नहीं रहता था। मेरा तो वहां कभी अपना कोई प्यारा रहा भी नहीं था। बिल्किस ही के अब्बा, अम्मी, नाना बल्कि पूरा परिवार कभी वहां आबाद था। अब तो वहां कोई ना था। अब्बा और अम्मी मर चुके थे। नाना भी वहीं की खाक में दफन हुए थे। यद्यपि वे अपनी जन्मभूमि को अलविदा कह देने का निश्चय कर चुके थे। उनके कई अपने प्यारे जन्मभूमि को छोड़कर सीमा पार भी जा चुके थे। बिल्किस फिर भी इकबालपुर जाया करती थी, जहां केवल कब्रें ही कब्रें रह गई थी और जिनकी देखभाल करने वाला भी अब कोई नहीं रहा था। हर वर्ष वर्षा की तेज बौछारों से कोई ना कोई कब्र अचानक जमीन के अंदर धंस जाती और एक बड़ा सा गड्ढा बना देती, जिसकी कल्पना से भी दिल घबराता था। 2 बार ही वहां जाकर मैं स्वयं को बेहद दुखी महसूस करने लगा था। वहां जाकर मुझे किसी प्रकार के सुख का अनुभव नहीं हुआ था, जैसा कि जबलपुर में होता था, जैसा और कई शहरों में होता था, जहां मुझे जानने वाले हजारों की संख्या में मौजूद थे। इकबालपुर की धरती पर तो चलते यूं लगता जैसे पांव के नीचे जगह जगह गड्ढे बने हुए हैं। ना जाने मैं कौन सी कदम पर किस गड्ढे में उतर जाऊंगा। इकबालपुर में बिल्किस की एक बहुत दूर की बुआ रहती थी, रहमत बुआ। खुदा जाने वह उसकी बुआ थी भी या नहीं, लेकिन बिल्किस सदा उसके यहाँ ही जाकर ठहरती थी। वह उस कस्बे की सबसे बूढ़ी स्त्री थी, 80 साल की। वह उसके नाना दादा के वक्तों की थी। उसके सारे परिवार को जानती थी, जो आधा धरती तले जा चुके थे और आधा पाकिस्तान में। बिल्किस भी किसी काफिले के साथ वहां चली गई होती, जैसा कि उसके स्वर्गीय नाना चाहते थे। उसके नाना ने तो अपने प्रिय युवक का चुनाव भी कर चुके थे, जो वहां जाकर लाहौर में बस गया था। बिल्किस का हाथ किसी के हाथ में देने का अधिकार उसके नाना को ही हो सकता था, क्योंकि वह अपने माता पिता की अपेक्षा उनकी अधिक निकट रही थी। उन्होंने ही उसे अरबी, फारसी और उर्दू की शिक्षा दी थी। लेकिन जब बिल्किस के सामने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी मंजिल आ गई तो उसके अपने अब्बा रास्ते में रुकावट बन गए। वह अपनी संतान को उसी धरती पर रखना चाहते थे जहां वह स्वयं रहते थे। उनका ये विचार परिवार के अंदर एक जोरदार मतभेद का कारण बन गया। केवल मतभेद का ही नहीं, बल्कि बिल्किस के नाना की मृत्यु का भी। वह इस सदमे को सहन न कर सके। जिस दिन मैं बिल्किस को अपनी दुल्हन बनाकर जबलपुर ले जा रहा था, उसी दिन उसके नाना जी का देहांत हुआ। बिल्किस जब रहमत बुआ के पास जाती थी, वह उसे उसके नाना जी की बहुत सी बातें सुनाया करती थी। उनकी सारी आदतें, जिनके कारण वे अपने कस्बे में प्रसिद्ध थे। बिल्किस को स्वयं भी अपने नाना जी की बहुत सी बातें याद थी। उनका एक विशेष अंदाज से हंसना, खांसना, गुस्सा होना, कुरान शरीफ पढ़ना और शेख सादी के शेरों की व्याख्या करते समय अपने ऊपर एक जादू सा कर लेना। रहमत बुआ से मिलने के लिए वहां पाकिस्तान से कई लोग आते जाते रहते थे। रहमत बुआ सबकी खैर खबर रखते थे। बिल्किस जब इकबालपुर से लौटती तो उसकी वही हालत होती जो किसी स्त्री की मैके से लौटने के बाद हुआ करती है। वह एक एक मित्र प्यारे का हाल सुनाती। मैं न पूछता तब भी वह बता देती। कभी कभी लाहौर छावनी के डिपो के सुपरवाइजर का उल्लेख उसकी जुबान पर आ जाता था, जो अब कई बच्चों का बाप बन चुका था। मेरा ध्यान पढ़ने से हट चुका था। इकबालपुर के बारे में सोचते सोचते मेरी निगाहें बिल्किस के चेहरे पर जमी रह गई थी। उसने एक बार करवट बदली तो उसके सिर के नीचे रखा हुआ काला बुर्खा खिसक कर नीचे गिर पड़ा। मैंने बुर्खा उठाकर उसके सिर के नीचे रखना चाहा तो उसकी नींद टूट गई। उसने मेरी ओर चौंक कर देखा, लेकिन मुझे मुस्कुराता हुआ पाकर फिर लेट गई, फिर आंखें बंद कर ली और सो गई। मैंने एक नई सिगरेट सुलगाई और गुब्बारे खातिर के खुले पृष्ठों पर से वे पंक्ति ढूंढने लगा जहां मैंने उसे छोड़ दिया था। लेकिन मैं बहुत देर तक इस पुस्तक में खोया हुआ न रह सका। मेरी नजरों के सामने बार बार 12 वर्ष पहले वाली बिल्किस आकर खड़ी हो जाती थी, जो उस समय एक 16-17 साल की सीधी सादी लड़की थी।
जिसका सबसे बड़ा आकर्षण उसके चमकते हुए काले बालों की असाधारण लंबाई में नहीं था, बल्कि उसके चेहरे के मनोहर नाक नक्शों में भी था, जो उसे गत वर्षों में भारत में बसे पठान परिवारों से विरसे में मिले थे। लेकिन वे अपने शरीर से खबर पर्वतों की बुलंदी और गठन ही नहीं रखती थी, बल्कि उसकी सुंदर आंखों में दूर दूर तक फैले उत्तरी मैदानों पर छाए हुए आकाश की गहरी नीलिमा भी मौजूद थी, जो किसी पूरब की लड़की के अत्यंत बुद्धिमान और तीव्र प्रेम से भरे होने का द्योतक हुआ करती है। बिल्किस की आंखों में जब कभी बेचैनी छलकती, वे मेरी गले का कांटा बन जाती थी। मैंने अपनी लिए जो राह चुनी थी, मैं जिधर भी मुड़कर जिस ओर भी गया था, वे मेरे पीछे पीछे चलती ही आती थी, परंतु ऐसे जैसे कोई अपने सिर पर मनोबोझ उठाकर लड़खड़ाता हुआ चल रहा हो। आज जब मैं उसके साथ एक बालपुर जा रहा था, तो खुद भी लड़खड़ाता हुआ चल रहा था। शायद ये उसी हार का एहसास था जो मेरे दिल पर एक पहाड़ जितना भारी बोझ बनकर बैठ गया था। सहसा कंपार्टमेंट की पीली और बीमार रोशनी में मैंने सुबह के उजाले की किरण देखी, जो एक खिड़की के कोहरा पुते शीशे के पीछे से झांक रही थी। उस समय गाड़ी एक स्टेशन पर अचानक रुक गई थी। अब उसे लखनऊ से पहले किसी स्टेशन पर नहीं रुकना चाहिए था, लेकिन वे रुक गई थी। मैंने सोचना छोड़कर बाहर की आवाजों पर कान लगा दिए थे। सख्त कंकर वाली भूमि पर कोई धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा था। इंजन अचानक रुक जाने के बाद जोर जोर से सांस लेता हुआ जैसे हाँफ रहा था। जब गाड़ी कई मिनटों तक नहीं चली, तो मैं दरवाजा खोलकर बाहर देखने लगा। धुंध में डूबा हुआ एक छोटा सा स्टेशन था। ऊंचा प्लेटफॉर्म, 6-7 कमरों की एक मंजिला इमारत और दूर और पास की बत्तियां सफेद और हरी। हवा बंद हो चुकी थी। मेरे सामने कुछ ही दूरी पर अपने छोटे से दफ्तर में एक लैंप के आगे रात की ड्यूटी वाला स्टेशन मास्टर कुछ लिखने में व्यस्त था। मैं कई मिनटों तक उसकी ओर देखता रहा, फिर उस कुली की तरफ देखने लगा जो इंजन पर से गरम गरम चाय से भरा हुआ एक मग उठाए गार्ड के पास ब्रेक की ओर लंगड़ाता हुआ जा रहा था। वे बहुत धीरे धीरे चला आ रहा था। उसके चलने की आवाज से मैंने अनुमान लगाया कि थोड़ी देर पहले वे मेरी बंद खिड़की के पास से भी गुजरा था। जब वे निकट आया तो मैंने ध्यानपूर्वक देखा, परंतु मुझे भारी भरकम ओवरकोट और नीली पगड़ी में छिपे हुए एक साई के अलावा कुछ दिखाई नहीं दिया। मैंने उससे पूछा, ये कौन सा स्टेशन है? तो वह रुका नहीं, मेरी ओर देखे बिना जाते जाते कह गया, नगोहा। नगोहा का नाम सुनकर मैं एकदम किसी चौंक पड़ा। मुझे विश्वास नहीं हुआ कि इसी स्थान का नाम नगोहा हो सकता है। मुझे याद नहीं आ रहा था कि लखनऊ से पहले नगोहा भी एक स्टेशन आता है। वास्तव में इधर से मैं जब भी गुजरा था, गाड़ी रात में ही गई थी और वहां कभी रुकी भी नहीं थी, जैसे अब अचानक रुक गई थी। कुली से और अधिक पूछने के लिए प्लेटफॉर्म पर उतर गया, लेकिन मैं बहुत दूर जा चुका था। मैंने प्लेटफॉर्म पर चलकर उस बात की तसल्ली करने की कोशिश की कि क्या यह स्थान वाकई नगोहा हो सकता है। फिर स्टेशन मास्टर के कमरे में जाकर उससे वही सवाल किया। उसने कुली की बताई हुई बात का समर्थन किया, तो मैंने अपने अंदर एक अजीब सी खुशी की लहर महसूस की जो मेरे अंग अंग में दौड़ती जा रही थी। मैं तेज तेज कदमों से चलता हुआ बाहर निकल गया। सिर उठाकर इमारत को गौर से देखा। सुबह की धीरे धीरे बढ़ती रोशनी में एक स्थान पर नगोहा लिखा हुआ भी दिखाई दिया, लेकिन अब यह स्थान इतना बदल चुका है। पहले से स्टेशन पर केवल एक ही कमरा था, तब यह ऊंचा प्लेटफॉर्म भी नहीं था, बिल्कुल जमीन के साथ लगा हुआ प्लेटफॉर्म था। उस समय तक मैं एक विचित्र से उन्माद में मस्त हो चुका था। मैं झटपट डिब्बे में जाकर बिल्किस को एक खुशखबरी सुना देना चाहता था कि गाड़ी नगोहा स्टेशन पर रुकी है, लेकिन डिब्बे के अंदर जाने से पहले मुझे एक और खुशी ने घेर लिया। वह खुशी पहली खुशी से कहीं अधिक प्रबल थी। इसने तो मुझे पागल कर दिया। मैं भागता हुआ स्टेशन मास्टर के पास गया। मैंने अपनी जेब से गाड़ी के टिकट निकाल लिए थे। हर टिकट उसके सामने मेज पर रखकर पूछा, क्यों साहब, गाड़ी अभी कुछ और देर रुकेगी? और क्या हम यहाँ उतर सकते हैं? यदि हम ये गाड़ी छोड़कर दिन में किसी दूसरी गाड़ी में चले जाएं, तो कोई हर्ष तो नहीं होगा? उसने मेरे प्रश्नों का उत्तर सिर हिलाकर हाँ में दे दिया और मेरी ओर थोड़ी हैरानी से देखता भी रहा। मैं अपनी खुशी को और देर तक काबू में न रख सका
और खुश होकर उसे कहने लगा, धन्यवाद जनाब, मैं इसी गांव का रहने वाला हूँ, पर यहाँ 25 साल से नहीं आया हूँ। देखिए ये कितना अजीब इत्तेफाक है कि गाड़ी यहाँ इस तरह अचानक रुक गई है और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जैसे ये मेरे लिए ही रुकी है। मैं अपने आप हंसता हुआ बाहर चला आया, लेकिन 2 कदम चलकर फिर रुक गया। पलट कर पूछा, लेकिन जनाब ये कहीं चलना दे, मेरे साथ मेरे बच्चे भी हैं। नहीं श्रीमान जी, आप इत्मीनान से उतर सकते हैं, आगे से एक और गाड़ी आ रही है। मेरे मुंह से एक लंबी सी ओह निकली और मैं भागता हुआ अपने डिब्बे में जा पहुंचा। बिल्किस कुछ क्षण पहले ही जगी थी और वह मुझे अपने पास ना पाकर और दरवाजे को खुला हुआ देखकर हैरान हो रही थी। मैंने एक विचित्र सी मस्ती के साथ अपने दोनों हाथ उसके गालों पर रख दिए, जिन्हें उसने झटके से परे हटा दिया, क्योंकि उस डिब्बे में दूसरे मुसाफिर भी सोए हुए थे। लेकिन मैंने अपनी गलती की कोई परवाह न करते हुए उससे कहा, बिल्किस शीघ्र ही बच्चों को जगा दो, हम यहाँ उतरेंगे इसी स्टेशन पर, लेकिन देर मत करो, ये गाड़ी एक दूसरी गाड़ी से क्रॉस करने के लिए रुकी हुई है, उसके बाद झटपट चल देगी। मैं खुद ही बच्चों को जगाने लगा, एक एक को धीरे धीरे हिलाया और पुकारा, और शायद बिल्किस मेरी खुशी का जरा सा भी अंदाजा नहीं कर सकती थी। वहां अचानक उतर पड़ने की बात सुनकर वे घबरा सी गई थी। जल्दी से पास लेती हुई नसरीन को सीने से लगाकर पूछने लगी, हाय अल्लाह, खैर तो है? उसका इतना घबराया हुआ चेहरा देखकर मेरी फूटती हुई हंसी गायब हो गई, बिल्कुल ही गायब हो गई। मुझ पर निराशा छा गई। अभी चंद मिनट पहले मैं कितनी तेजी से दौड़ता फिरता था, इस समय मेरे पांव में जंजीरें सी पड़ गई। मैं जहां खड़ा था वहीं रुका रह गया। कुछ क्षणों तक बिल्किस की आंखों में देखता रहा, उन्हीं आंखों में जो जबलपुर से निकलते समय बेहद खतरों के बावजूद एक दबी दबी जीत के एहसास से चमक उठी थी। लेकिन अब उनमें कोई चमक नहीं थी, उनमें सिर्फ डर ही डर था। लेकिन मैं कुछ क्षणों की खामोशी के बाद संभल गया तो मुझे अपनी खुशी वापस आते हुए अनुभव हुई। शरीर में फिर शक्ति आ गई। मैंने मुस्कुराने की कोशिश करते हुए कहा, आगे कोई खतरा नहीं है, हम अपनी इच्छा से यहाँ उतरेंगे, अपनी खुशी से फिर चल देंगे। खतरा तो बस वहीं तक था जहां से हम चले थे। हम सब गाड़ी से नीचे उतर आए। हामिद और नजमा अपने कोटों की जेबों में हाथ डाले जमीन पर उकड़ू बैठकर गाड़ी के पहियों के नीचे से उधर दूसरी दिशा में जाती हुई गाड़ी को देखने लगे थे। नसरीन बिल्किस की छाती से लगी हुई है। बिल्किस ने उसे सर्दी से बचाने के लिए अपना बुर्का फैला दिया था। मैं दोनों कंबल और एक अटैची केस उठाए वेटिंग रूम की ओर बढ़ा। बिल्किस बच्चों को साथ साथ न चलने के लिए डांट डपट करने लगी। कुछ ही देर बाद दिन का उजाला चारों दिशाओं में फैल गया। बिल्किस वहां उतर जाने के कारण अब तक परेशान थी और बेंच से बने हुए एक चौड़े से बेंच पर कंबल ओढ़ कर लेट गई थी। हामिद और नजमा बाहर प्लेटफॉर्म पर घूमते फिरते थे। नन्ही नसरीन जाली के पीछे खड़ी होकर आश्चर्य से झांक रही थी। अचानक हामिद ने बाहर आने के लिए पुकारा। मैं बाहर गया तो वह हैरान होकर मुझसे उस कुली की ओर देखने के लिए कहने लगा जो गले में बुझे हुए सिग्नलों की बत्तियों का हार डाले, दोनों हाथों से मिट्टी के तेल की आधी भरी बोतलें उठाए लंगड़ाता हुआ चला आ रहा था। वह वही कुली था जो मुझे सुबह के धुंधलेके में मिला था। उस समय उसने अपना चेहरा सर्दी से बचने के लिए पगड़ी से छिपा रखा था। अब मैं उसे साफ देख सकता था। वह भी मेरी ओर देखते हुए चला आ रहा था। हम एक दूसरे पर से नजरें न हटा सके। वह बिल्कुल पास आ गया तो वह खालिद भाई कहकर रुक सा गया, लेकिन कुछ ही कदम दूर, इस बात का विश्वास करने के लिए कि मैं सचमुच खालिद ही था ना। मैं उसे, अरे तुम हो रामदासे, कहकर खुशी और हैरानी के मिली जुले भावों के साथ आगे बढ़ गया। उसे बुझी हुई बत्तियों के हार समेत ही गले से लगा लिया। मुझसे इस तरह अचानक मिलकर उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। कई दिनों से उगी हुई खिचड़ी सी दाढ़ी में छिपी हुई सांवली चमड़ी चमकने लगी। मैंने पूछा, ये तुम लंगड़ाते हुए क्यों चल रहे हो? उसने उत्तर दिया, जोड़ों के दर्द ने यह हाल कर रखा है। तुम अपनी कहो खालिद भाई, आज इधर कैसे फूल पड़े? जान पड़ता है कहीं अफसर जरूर हो गए हो। क्यों, गलत तो नहीं कहा मैंने? ये कहकर वह स्वयं ही हंस पड़ा। मैंने उसे एक बार फिर गले लगा लिया और फिर भरे हुए गले से अपने बच्चों को बताया, जानते हो ये कौन है? मेरा बचपन का मित्र। हम दोनों इसी गांव में खेले हैं। वे सामने जो बहुत सारे मकान दिखाई दे रहे हैं वही हमारा गांव है। वहां की हर गली,
हर गली का चप्पा चप्पा हमारे बीतते हुए जमाने का साक्षी है। क्यों रामदास? उसने हाँ में सिर हिलाया तो बत्तियों का हार बज उठा। बच्चे मुस्कुराने लगे। रामदास ने हम सबको अपने हाथ से बनाकर चाय पिलाई। स्टेशन के पास एक छोटी सी बजरिया में जाकर गरम गरम जलेबियां भी ले आया। फिर हम सब गांव देखने के लिए चल दिए। मैं उन्हें अपना गांव दिखाने में गौरव का अनुभव कर रहा था। बच्चे भी प्रसन्नता और चाव से भरे हुए थे कि उस गांव में उनका अब्बा कभी उनकी उम्र के बच्चों की भांति फिरता रहता था। बच्चों को जब अपने माता पिता के बचपन की बातों का ज्ञान होता है तो वे हैरान भी होते हैं और प्रसन्न भी। मैं अपने बच्चों की हैरानी और खुशी की इस स्थिति से बहुत आनंदित हो रहा था। मुझे बच्चों के साथ खेलने में बहुत मजा आता है। उन्हें छेड़ने में, विचित्र और अनोखी बातें सुना सुनाकर आश्चर्यचकित कर देने में और कोई ऐसी बात करने में जिस पर वे खिलखिलाकर हंस पड़े। मैं बच्चों को खुश रखने के सारे ढंग भी जानता हूँ। उन्हें जोर जोर से हंसता हुआ देखता हूँ तो यूं अनुभव होता है जैसे मेरे इर्द गिर्द रंग बिरंगे महकते हुए फूलों वाले कई गुलजार खिल गए हैं। हमारे साथ बिल्किस भी थी। चेहरे से पर्दा उठाए चुपचाप साथ दे रही थी। ना हंसती थी, ना मुस्कुराती थी, न ही कोई बात पूछती थी। मैंने जब अपने बचपन के दोस्तों के अजीब अजीब नाम शिब्बू, नवाबो, गुरशरनी, राम भजो इत्यादि सुनाए तो बच्चे खिलखिलाकर हंस पड़े। परंतु बिल्किस के चेहरे पर बस एक व्यंग ही उभर सका। अब तो गांव की रूपरेखा ही बदल चुकी थी। उस बड़े मैदान में जो स्टेशन और गांव के बीच खाली पड़ा रहता था, जहां हम दौड़ लगाया करते थे, अब कई मकान बन चुके थे। वहां पानी का वह तालाब भी दिखाई दिया जिसमें एक ईद के अवसर पर मुझे एक लड़के ने धक्का देकर गिरा दिया था और मेरे नए कपड़े भीग गए थे। और जब मैं घर पहुंचा था तो मुझे मेरे अब्बा ने खूब पीटा था। मेरे इस तरह पिटने की बात सुनकर हामिद ने बड़े जोर से कह लगाया और पूछा, अच्छा अब्बू, ये बताइए आपके अब्बू ने किस तरह पीटा था? जिस प्रकार पीटा जाता है। मेरा मतलब है छड़ी से या थप्पड़ों से? इस तरह थप्पड़ों से। मैंने हंसते हुए उसके गाल को थपथपा भी दिया। नजमा बोली, लेकिन अब्बा आप तो हमें कभी नहीं मारते। मैंने मुस्कुराकर बिल्किस की ओर देखा और शरारत से कहा, मेरे स्थान पर तुम्हें तुम्हारी अम्मी जो मारा करती हैं। बिल्किस तब भी नहीं मुस्कुराई। नजमा अपनी माँ के साथ जा लगी और बोली, कहाँ मारा करती हैं अम्मी, ये तुम्हें प्यार करती हैं। मैं उन्हें अपना मकान भी दिखाना चाहता था जिसे 25 वर्ष पूर्व मेरे पिता ने अपना हाथ तंग होने के कारण बेच दिया था, क्योंकि वे मुझे हाई स्कूल और कॉलेज की शिक्षा दिलाना चाहते थे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो वहां एक दूसरे ही मकान का निर्माण हो चुका था जिसमें रहने वाले हमें पहचानते तक नहीं थे। वहां हमें अभी तक रामदास के सिवाय किसी ने भी नहीं पहचाना था। वहां कोई ऐसा व्यक्ति था भी नहीं। वहां की अधिकतर जनसंख्या यदि वहां पर दुकानदारी या खेतीबाड़ी नहीं करती थी तो फिर आसपास के जिलों के मुख्यालयों पर जाकर कारखानों में नौकरी करके या सड़कों पर रिक्शा चलाकर अपना पेट पालती थी। मैं अपनी ही गलियों में गैरों की तरह घूमता रहा। मस्जिद के सामने रुककर मैंने उस इमाम को याद किया जिसने मुझे नमाज पढ़ना सिखाया था। अपने जमाने के प्राइमरी स्कूल में पहुंचकर उसी कमरे के कोने को तलाश किया जहां बैठकर मैं पढ़ता था और स्कूल से मिला हुआ काम न करने के कारण अपने अध्यापक के सामने मुर्गा बनकर सजा पाया करता था। अब वह हाई स्कूल बन गया था। मैं जहां जा गया बच्चे मेरे साथ खुश खुश घूमते रहे। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरा बचपन फिर वापस आ गया है और एक बच्चे का रूप धारण कर मेरे संग घूमता फिरता है। हम लोग घूमते फिरते रेलवे लाइन के पास जा पहुंचे। अब हम स्टेशन के दूसरे सिरे पर थे, उत्तरी सिरे पर, जिधर लखनऊ था। वहां पहुंचते ही मेरे अंदर एक विचित्र बेचैनी सी पैदा हो गई। मैं एक भूली बिसरी हुई जगह तलाश करने लगा। वहां रेलवे लाइन के सामने जहां फासले पर आम का पेड़ था, इस पेड़ के सामने रेलवे लाइन बल खा जाती थी, परंतु वहां ना फिर पेड़ दिखाई देता था ना ही रेलवे स्टेशन का की वो लाइन। अब्बू, आप क्या ढूंढ रहे हैं? बच्चों ने भी बड़ी बेचैनी से मुझसे पूछा। मैं उन्हें बताने लगा, जब मैं यहाँ रहता था तो मेरे पास एक बहुत ही खूबसूरत कुत्ता था। छोटा सा, इतना छोटा कि जब चलता तो बिल्कुल धरती के साथ लगा हुआ लगता। उसके शरीर पर गहरे भूरे रंग के लंबे लंबे चमकदार बाल थे जो उसके मुंह पर उगे हुए थे। उसकी आंखों पर भी
गिर गिर पड़ते थे। उसकी प्यारी प्यारी आंखें थी। हम एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर कितनी कितनी देर तक देखते रहते थे। उसका नाम क्या था अब्बा? पप्पी। पप्पी, बहुत ही प्यारा नाम है। अब वह कहाँ है अब्बू? वह आपने लिया कहाँ से था अब्बा? मेरे अब्बा को एक अंग्रेज अफसर दे गया था। उस अंग्रेज को मेरे अब्बा ने बहुत सेवा की थी। मेरे अब्बा ने यह कुत्ता मेरे ही लिए उससे मांगा था। बहुत ही कीमती था, लेकिन उस अंग्रेज ने मेरे अब्बा को दे ही दिया था। पप्पी फिर मेरा मित्र बन गया। पहले मुझ पर बहुत भौंकता था, फिर मुझसे प्यार करने लगा। हर समय मेरे पाँव चाटता था। मेरी चींटी की आवाज़ सुनते ही भागा हुआ आता था। मैं खेलने के लिए कहीं जाता तो वह मेरे साथ साथ ही रहता था। मैंने उसे गले में घुंघरू बांध रखे थे। ये भागता तो घुंघरू बहुत ही मजे से बजते थे, छन 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 छन। बच्चों की मुस्कुराहटें चौड़ी होती गईं, आंखों की चमक बढ़ती गई। बिल्किस हमारे करीब ही थक कर लाइन पर बैठ गई थी। मैं बच्चों के सामने खड़ा अपनी कहानी सुना रहा था। पप्पी को मैंने गेंद उठाना और लेकर आना भी सिखा दिया था। जब हम गुल्ली डंडा खेलते तो वह भागकर अपने आप ही गुल्ली उठाकर ले आता था। धीरे धीरे मैंने उसे अपनी किताबों का बस्ता उठाना भी सिखा दिया था। जब मैं लखनऊ के एक मिडिल स्कूल में पढ़ने के लिए हर रोज गाड़ी से जाने लगा तो पप्पी मेरा बस्ता उठाकर स्टेशन जरूर आता था। वहां मैं उससे बस्ता लेकर गाड़ी में चढ़ जाता। गाड़ी चल पड़ती तो गाड़ी के साथ साथ भागने लगता। वह कुछ दूर ही तक भागता था, फिर गाड़ी तेज हो जाती। वह एक मोड़ तक पहुंचकर रुक जाता था। गाड़ी चली जाती तो वह घर लौट आता। एक दिन हम गाड़ी में बैठे हुए उसे पप्पी पप्पी कहते हुए जा रहे थे। वे गाड़ी के साथ साथ खुशी से उछलता और भाग रहा था। हम जोर जोर से पुकारते रहे। वे और तेज भागने की कोशिश करता था। जब गाड़ी लाइन के मोड़ से घूमने लगी तो उसने भी घूमकर साथ देना चाहा, लेकिन वह मोड़ बहुत ही खतरनाक था। तेजी से भागकर आता हुआ वहां कोई भी आदमी गाड़ी के नीचे आ सकता था। उस दिन पप्पी जब मोड़ से निकलने लगा, अचानक गाड़ी के नीचे आ गया। ये सुनकर बच्चों के मुंह खुले रह गए। मैंने बताया वह गाड़ी के नीचे कट गया। हम लोगों ने गाड़ी की जंजीर खींच ली। जंजीर खींचने से गाड़ी रुक गई। हम लोग नीचे उतर गए। पप्पी कट चुका था। पत्थरों और कोयलों पर उसके गर्म खून का जैसे छिड़काव सा हो गया था। उसे मरा हुआ देखकर मैं ढाई मार मार कर रो रहा था। फिर अब्बू, हामिद के गले से मुश्किल से आवाज निकली। नजमा का हलक भी सूख गया था। वे कुछ बोल ही नहीं पाई। नसरीन सहमी हुई नजरों से मुझे घूरे जा रही थी। बिल्किस पहली बार बड़ी दिलचस्पी से मेरी बात सुन रही थी। मैंने उन्हें बताया। उसके बाद हम लोग पप्पी के कटे हुए शरीर के हिस्से इकट्ठे करके पेड़ के नीचे ले गए। वहां हमने मिलकर एक गड्ढा खोदा। पप्पी को उसमें लिटाकर उस पर बहुत सी मिट्टी डाल दी। गड्ढा भरने के बाद उस पर बहुत से पत्थर रख दिए। वे हमारे एक बहुत ही प्रिय मित्र की कब्र थी। हम पढ़ने के लिए लखनऊ जाते तो उसकी कब्र की ओर एक नजर देखना कभी नहीं भूलते थे। अब्बू, उसकी कब्र अब कहाँ है? कब्र तो अब कहीं भी नहीं थी। उसका नाम निशान तक मिट चुका था, केवल याद बाकी रह गई थी। इधर उधर देखकर पप्पी की कब्र तलाश करते समय सहसा मेरी नजरें बिल्किस की नजरों से टकरा गई। वह न जाने कितनी देर से मेरी ओर देखी जा रही थी। उसकी आंखों में मेरी हैरानी और बेचैनी के लिए भरपूर समर्थन था, समर्थन और सहानुभूति। मैंने उसकी ओर देखा तो उसके होठों पर एक निराश सी मुस्कुराहट उभरी। वे अपने स्वप्न से उठकर मेरे पास आ गई। मेरी बाहों को पकड़कर धीरे से बोली, क्या आप चाहते हैं हम लोग कुछ दिन यहाँ रहें? धन्यवाद।